बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल गफ़्फ़ार सत्तार है और आज हम आपको इन ऐसे आदमी से मिलाने जा रहे हैं जो कि नीचे की लेवल से उठ के बहुत बड़ी पोजीशन पे आए हुए हैं और बहुत ही वेल एजुकेटेड और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनके बारे में कुछ ज़्यादा मैं बताऊं इससे बेहतर होगा कि मैं इनसे ही इब्तिदा करूं। और ये इनका नाम है अल्ताफ़ मुकाती और ये अपने ज़ाबिस्ट के अंदर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, सेकंड टू दी वाइस चेयरमैन प्रेसिडेंट। इसमें सबसे पहले तो मैं अल्ताफ़ मुकाती साहब से मुखातिब होकर यही कहूँगा कि ये उन्हें बताएं कि इन्होंने अपने करियर का सिलेक्शन कैसे किया। उमूमन ये होता है कि ख़ानदान के लोग पसंद करते हैं कि क्या करना है, बच्चे को क्या पढ़ना है, और कुछ जैसे जगह होता है कि लड़का हुआ तो इंजीनियर और लड़की हुई तो डॉक्टर। तो क्या इसी तरह से इनको फेंक दिया गया था किसी जगह पे या कैरियर इन्होंने खुद सेलेक्ट किया था? यहाँ से हम इब्तिदा करते हैं कि आप थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी का हाल हमें बताएं। डॉक्टर अल्ताफ़ को 2010 में हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से बेस्ट टीचर यूनिवर्सिटी अवार्ड भी दिया गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया गफ़ार साहब के आपने इतना ऑनर दिया मुझे। आई एम रियली थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू। देखिए, मैं अपने एजुकेशन करियर से पहले मैं ये बता दूं कि ज़ेबिस्ट में मैं वाइस प्रेसिडेंट एकेडमिक्स हूं और मुझे 2013 में यहाँ पर अपॉइंट किया गया था एज ए वाइस प्रेसिडेंट और 2007 में मैं प्रोफेसर बना था और 2007 ही में मैंने पीएचडी भी कंप्लीट किया था। तो ये तो मेरा एक बहुत ही बेसिक इंट्रो है। मैं ज़ेबिस्ट में जॉब कर रहा हूँ 2013 से, विच मीन्स कि आई एम अबाउट टू कंप्लीट 8 ईयर्स। ज़ेबिस्ट मेरी 7वीं प्लेस है जॉब की। दिस इज़ माई 7th प्लेस और मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा जो पहला जॉब था, ऑल्दो वो मेरी ग्रेजुएशन से पहले का जॉब था, वो था एमसीबी मुस्लिम कमर्शियल बैंक में कंप्यूटर डिवीज़न में। और मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मेरे जो पहले बॉस थे वो गफ़ार साहब ही थे। तो ये मेरे लिए बड़ा ऑनर है कि आज गफ़ार साहब से इस प्लेटफॉर्म पे मुलाकात हो रही है। ज़ाहिर है कि एमसीबी में मैं जब लगा था तो उस वक्त आई वॉज जस्ट इंटरमीडिएट। मैंने 14 साल की उम्र में मैट्रिक कर लिया था और ऑल्सो ये भी मेरी एज से कोई 1-2 साल पहले कर लिया था। नॉर्मली मैट्रिक लोग 16 साल की उम्र में करते हैं, तो मैं 14 साल की उम्र में कर लिया था मैंने। और उसके बाद फिर 2 साल फिर मैंने डीजे साइंस कॉलेज में पढ़ाई की और वहाँ पर जो है मैंने मेरी फर्स्ट डिवीज़न आई थी। तो उसके बाद फिर मुझे कंप्यूटर उस ज़माने में नए नए आए थे, बल्कि उस ज़माने में छोटे कंप्यूटर तो थे नहीं, बड़े कंप्यूटर मेन फ्रेम ही थे। तो मुझे एक शौक़ पैदा हुआ कि मैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस पे कुछ काम करूं। तो यहाँ पर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट था होटल मेट्रोपोल में उस ज़माने में, जो कि एक बार से हमारे कोई साहब आए थे, अमेरिका से आए थे, वो चला रहे थे। तो मैंने कोबोल और फोर्ट्रन लैंग्वेज में ट्रेनिंग ली। मेरी वो इंसिडेंटली वो फर्स्ट पोजीशन आई थी दोनों कोर्स में। तो मुझे शौक़ हुआ कि मैं अभी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरफ जाऊं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं फिर डिफरेंट जगहों पे अप्लाई किया जहां पर के मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे। एमसीबी के पास उस ज़माने में नया कंप्यूटर आया हुआ था, IBM 370 135। तो एमसीबी से मुझे कॉल आई और मैं सिलेक्ट हो गया। तो वहाँ पर अच्छा टाइम गुज़रा, तकरीबन कोई 1-1.25 साल मैंने गुजारा। तो गफ़ार साहब ही थे जो कि एक तरह से मुझे उन्होंने मोटिवेट किया कि भाई आप जब इंटर में इतने अच्छी परसेंटेजेस हैं तो आप क्यों यहाँ पर जो है जॉब कर रहे हैं, आप पढ़ाई करें पूरी अपनी, इंटर इज़ नॉट इनफ। तो प्रॉब्ली वो मेरा एक पहला टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। और मैं अगेन गफ़ार साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे उस ज़माने में सही गाइड किया, जबकि मैं बड़ा एक इमेच्योर था, काफ़ी मेरी एज भी छोटी थी।
तो फिर मैंने एमसीबी छोड़ के फिर मैं तो दाऊद कॉलेज में एडमिशन हुआ। ऑल्दो के वहाँ कोटा सिस्टम था और वहाँ पर भी कोटा के अपने एक उसके जो रिपरकशंस होते हैं वो सारे थे। तो बहरहाल मैंने दाऊद कॉलेज में 4 साल गुजारे। 81 में मैंने डिग्री ली, मेरी पोजीशन थी, सेकंड पोजीशन थी। आई हैड गॉटन 3.96 आउट ऑफ 4। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाई की थी। अच्छा, अब आप नेचुरली ये क्वेश्चन आएगा कि जी जैसे गफ़ार साहब ने सवाल पूछा कि आई वॉज जस्ट फोर्स्ड टू डू इलेक्ट्रॉनिक्स या मुझे इसका कोई बैकग्राउंड था भी। तो मेरे लिए एक मोटिवेशन थी, मेरे कज़िन थे, इंडिया से आए थे। ही वॉज एट दैट टाइम उन्होंने ME किया था वहाँ से, बेंगलोर से, और वो कराची आए थे यहाँ पर। उन्होंने शादी की थी पाकिस्तान में आके, तो ज़ाहिर है वो पाकिस्तान की उनको नेशनलिटी भी मिल गई थी। तो उन्होंने फ़िलिप्स कंपनी में काम किया, तो मैं उनके साथ कभी कभी उनके ऑफिस में जाता था। उस वक्त तो मैं सिर्फ इंटर में था, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया था कि मैं आगे क्या पढ़ाई करूँगा। तो उनको देख के मुझे मोटिवेशन हुई कि मुझे मज़ा आया, कुछ सर्किट वो बनाते थे या सर्किट डिज़ाइनिंग करते थे, तो मुझे एक शौक़ डेवलप हुआ कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ। तो उस तरह से मेरा एक एप्टीट्यूड डेवलप हुआ और फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने दाऊद कॉलेज में एडमिशन लिया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी। 4 साल के बाद जब रिज़ल्ट आया तो मैंने आपको बताया कि 3.96 था। तो मैंने भी अप्लाई किया था सुपारको में बाकी मेरे क्लास फेलोज़ के साथ। अब अगेन वो बात आ गई कि जी कोटा ना होने की वजह से कराची की सीट नहीं थी और मुझे वहाँ जॉब नहीं मिला था 81 में। लेकिन मैं फिर डिप्रेस नहीं हुआ। ठीक है, वो ज़्यादती एक कराची वालों के साथ शुरू से होती रही है और अभी भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी। और इंसिडेंटली IBM पाकिस्तान ने भी एक पोजीशन अनाउंस की थी अखबारों में, डेटा प्रोसेसिंग कस्टमर इंजीनियर। तो मैंने अप्लाई किया और वहाँ पर कोई तकरीबन 600-650 लोगों ने अप्लाई किया था उस पोजीशन के लिए। तो अल्लाह की मेहरबानी से, सब अल्लाह के करम थे ये कि उस 600-650 लोगों में से कम्पीट करते हुए मैं आखिर में जब फाइनल इंटरव्यू था तो मैं सेलेक्ट हो गया था और उसके बाद मैंने जॉब को मैंने एक्सेप्ट किया। और मुझे अच्छी तरह याद है कि वो उस दिन 27 रमज़ान का दिन था, मुबारक दिन था, और मेरे करियर का आगाज़ सच्ची सही मानों में IBM से हुआ। तो पहला जॉब तो मेरा MCB था, वो बिफ़ोर ग्रेजुएशन था। आफ्टर ग्रेजुएशन IBM में जॉब था मेरा। अब मैंने IBM ज्वाइन कर लिया और चूँकि मैंने इंजीनियरिंग की हुई थी तो उन्होंने मुझे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में लगा दिया। तो मेंटेनेंस का मेरा फ्रैंकली स्पीकिंग कोई एप्टीट्यूड नहीं था। मैंने फिर जॉब की सिर्फ अमेरिकन कंपनी की वजह से। लेकिन कुछ अरसे बाद मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, मुझे अपने डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए, क्योंकि मेंटेनेंस में ज़्यादा अरसे में सर्वाइव नहीं कर सकता था। और ये तो बात मेरे ख्याल है कि रोज़े रोशन की तरह आया है कि जो आपका एप्टीट्यूड है, जो आपका पैशन है, वही जॉब आप करनी चाहिए आपको। अदरवाइज़ फिर ये कि वो सिर्फ आप घड़ी देखते हैं 9 से 5 की और छुट्टी हो तो सीधे घर भाग जाए, वैसी वो मैं नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि जो मेरा पैशन है वही मैं जॉब करूं। तो बहरहाल फिर उसके बाद IBM को मैंने तकरीबन 1 साल के बाद रिज़ाइन कर दिया। फिर एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी सिल्वरिड इंटरनेशनल के नाम से, उन्होंने नए माइक्रो कंप्यूटर ख़रीदे थे, विक्टर कंप्यूटर कहलाते थे उस ज़माने में, और 2 साल तकरीबन मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद इंसिडेंटली मैं किसी दावत में गया था, तो उधर सुपारको के वाइस चेयरमैन साहब बैठे हुए थे, उनका नाम था सिकंदर जमा। तो इत्तेफाक से मेरे बराबर में बैठे हुए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो सुपारको के वाइस चेयरमैन हैं। तो मेरे दूसरी तरफ मेरे कुछ दोस्त बैठे हुए थे, वो मुझे पूछ रहे थे कि यार वो आप क्या कर रहे हो, जॉब क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा कि यार फ़िलहाल तो मैं एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, प्राइवेट ऑफिस में, लेकिन मैंने सुपारको में अप्लाई किया था, वहाँ कोटा सिस्टम की वजह से नहीं हुआ। ये अल्लाह की कुछ ऊपर से समझ लो कि एक ऊपर से एक इंस्ट्रक्शन थी कि मैं उस वक्त सुपारको का नाम लिया और मेरे बराबर में सुपारको के वाइस चेयरमैन बैठे हुए थे। तो उन्होंने फ़ौरन मेरी आवाज़ को पिक किया और उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा अपना तारुफ़ कराएं। तो मैंने अपना तारुफ़ कराया। तो सिकंदर जमान साहब इतने इम्प्रेस हुए थे और उन्होंने कहा कि यार आप मुझे कल ही अपना CV भेज दें और मैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू अकोमोडेट यू इन सुपारको। तो वो समझ लें वो शादी का एक इवेंट था, वो मेरे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आया था। तो मैंने अप्लाई किया और मेरा ख्याल है कुछ 6 या 7 दिन में सुपारको से जवाब आया कि यू हैव बीन सिलेक्टेड ऑन मेरिट और आप आके फ़लाँ डेट को ज्वाइन कर लें।
तो मैंने ज्वाइन किया। मुझे जो एक काम करने का जो शौक़ था रिसर्च में या जो डिज़ाइन वर्क में, वो मुझे सुपारको में मिला काम करने का, क्योंकि बाहर तो वो डिज़ाइन का काम होता ही नहीं था। तो सुपारको में रहते हुए ही मुझे उस ज़माने में मोहम्मद ख़ान जुनेजो की हुकूमत थी और डॉक्टर महबूबुल हक उसके प्लानिंग कमीशन के मिनिस्टर थे। तो उन्होंने SNT स्कॉलरशिप अनाउंस की थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कॉलरशिप। तो ऑल्दो देयर वाज अ टफ कंपटीशन, अगेन वहाँ पे कोटा सिस्टम था और कंप्यूटर्स में सिर्फ 3 स्कॉलरशिप थी कराची की। तो मैंने कम्पीट किया उधर और अगेन मैं तो बड़ी नाचीज़ हूँ, मगर अल्लाह ने हमेशा मुझे सपोर्ट की है, क्योंकि मेरी नीयत साफ़ होती थी और मेरी एक स्ट्रगल में एक ईमानदारी थी। तो मुझे अल्लाह ने सुरखरू किया और वो तकरीबन मैं समझता हूँ कोई 1300 प्लस स्टूडेंट्स बैठे थे सिर्फ सिंध अर्बन से। मगर अल्लाह की मेहरबानी से उधर जब रिज़ल्ट आया तो मेरे 189 मार्क्स थे आउट ऑफ 200 एंड आई हैड सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम सिंध अर्बन। और मेरे बाद 2 लोग थे, वो भी सिलेक्ट हो गए थे। एक तो इब्ने सफ़ी जो बड़े राइटर हैं उसके बेटे थे, अहमद सफ़ी, वो नंबर 2 पे आए थे और नंबर 3 पे भी एक मेरे दोस्त सेलेक्ट हुए थे। तो मैं स्कॉलरशिप पे अमेरिका चला गया। मैंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। बॉस्टन ज्वाइन किया तो मेरे साथ और भी काफ़ी लोग थे जो कि फ्रेश थे। मैं कोई तकरीबन 6 साल पुराना था और बाय दैट टाइम मेरी सुपारको में भी प्रमोशन हो गई थी, मैं ग्रेड 18 में आ चुका था। तो स्कॉलरशिप पे गया। थोड़ा सा डर भी था कि 6-7 साल बाद मैं जा रहा हूँ मास्टर्स की स्टडीज़ अमेरिकन कॉलेज, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में। ज़ाहिर है कि वो स्टैंडर्ड तो हमसे बहुत आगे होता है इनका, तो एक फ़ियर भी था। लेकिन अगेन वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला अगर आपकी सपोर्ट में हो तो फिर दुनिया में कुछ भी काम ख़राब नहीं हो सकता। तो वहाँ पर जब ये हमने स्टडी शुरू की और पहले ही सेमेस्टर में आपकी दुआ से मेरा 4 आउट ऑफ 4 आया था CGPA और मैंने एडमिशन लिया था कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। तो उसकी वजह से जब मेरा 4 आउट ऑफ 4 आया तो मुझे वहाँ पर 2 प्रोफेसर ने मुझे टीएशिप की ऑफ़र की। एक थे प्रोफेसर पिरोल्ट और एक थे प्रोफेसर चैन। मैं इन दोनों का टीए बना और उस टीएशिप में मैंने जो लर्न किया, आज आप यकीन करें मुझे वो लर्निंग अभी भी मुझे काम आ रही है। हालांकि मेरी पढ़ाई ख़त्म किए मुझे 40 साल तकरीबन हो गए हैं, लेकिन वो स्टडीज़ ख़ास तौर पे प्रोफेसर के साथ में थ्रू आउट अटैच रहा, तो वो मेरे लिए एक बड़ा लर्निंग प्रोसेस था वहाँ पर। तो मैं टीए रहा। दोनों प्रोफेसर ने मुझे लेटर ऑफ अप्रिसिएशन दिए जब मैं पाकिस्तान आ रहा था। अच्छा, मुझे तो इरादा था कि मैं PhD कंप्लीट करके आऊँगा, तो मुझे सुपरवाइज़र भी वहाँ मिल गए थे। बहुत अच्छे सुपरवाइज़र थे, प्रोफेसर कार्पोवस्की। ही वॉज़ अ वेरी वेरी नाइस सुपरवाइज़र। और उसके साथ मैंने थोड़ा सा काम भी शुरू कर दिया था, थोड़ा सा कोर्स वर्क भी उनके साथ किया था। लेकिन फिर मैं चूँकि सुपारको से गया था, सुपारको के साथ मेरा एक बॉन्ड था और मेरा ये कमिटमेंट था कि व्हेन एवर सुपारको विल नीड मी तो दे इट कैन कॉल मी एनी टाइम। तो अनफॉर्चुनेटली वो टाइम मेरी स्टडीज़ के दरमियान आ गया। MS किया, कुछ PhD का काम शुरू किया कि वो मुझे कॉल आ गई सुपारको से कि उस ज़माने में जो मिसाइल के टेस्टिंग थे हतफ 2 के वो होने थे, तो मुझे उस टीम के अंदर डालना था इन्होंने, क्योंकि यहाँ बाकी लोग अवेलेबल नहीं थे उनके पास। तो मैंने आके फिर ज्वाइन किया, उस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया। मुझे कहा गया था कि आपको हम 3 महीने में NOC दे देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो NOC मुझे दोबारा नहीं मिली, क्योंकि वो काम ही इतना लंबा हो गया था यहाँ पर। तो तकरीबन 3 साल के बाद उन्होंने कहा कि अब आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं, लेकिन बाय दैट टाइम वो स्कॉलरशिप ख़त्म हो गई थी, हुकूमत भी चेंज हो गई थी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज हो गई, मिनिस्टर चेंज हो गए थे, तो वो स्कॉलरशिप भी ख़त्म हो गई। तो मैंने मास्टर्स और प्लस कुछ हिस्सा PhD का वहाँ पे किया था। फिर उसके बाद सुपारको में मैं बदर B सैटेलाइट के प्रोजेक्ट में भी था और हतफ का तो मैंने आपको बता दिया। और जैसे मेरा बॉन्ड पीरियड पूरा हुआ और मैंने रियलाइज़ किया कि मैं पेंशन तक तो वेट नहीं करूँगा, अगर पेंशन तक वेट करूँगा तो मेरी एज गुजर जाएगी और मुझे एक जंग लग जाएगा। तो फिर मैंने जैसे ही बॉन्ड पीरियड पूरा हुआ तो मैंने फ़ौरन ही हमदर्द यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। और हमदर्द यूनिवर्सिटी का मतलब है कि मुझे वहाँ पर डायरेक्ट एसोसिएट प्रोफेसर लिया गया। मैंने वहाँ पे 8 साल गुजारे हमदर्द में। तो ड्यूरिंग दैट 8 इयर्स मुझे बड़े अच्छे वाइस चांसलर भी मिले। पहले मेरे वाइस चांसलर थे डॉक्टर मंजूर, बड़ा नाम है पाकिस्तान में। उसके बाद डॉक्टर इस्माइल साद, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, अभी इस वक्त तो वो 90 इयर्स प्लस में हैं। तो उन्होंने मुझे एडवाइस की जैसे कि
जब मैंने MCV जॉब में जब काम करता था तो गफ़ार साहब ने एक एडवाइस की थी, उस तरह से मुझे डॉक्टर इस्माइल साहब ने मुझे एडवाइस की, ही वॉज द वाइस चांसलर ऑफ हमदर्द यूनिवर्सिटी, कि यार आपका इतना प्रोफाइल अच्छा है, आपने आधा PhD ऑलरेडी किया हुआ है, तो वाई नॉट यू कंटिन्यू योर PhD एंड कंप्लीट द PhD फ्रॉम हमदर्द यूनिवर्सिटी, तो हमारे लिए भी बड़ा एक प्रेस्टीज होगा। तो मुझे वो बात एकदम क्लिक किया और मैंने फ़ौरन नहीं, फिर मैंने हमदर्द से रजिस्ट्रेशन कराई। मेरे इत्तेफाक से वही सुपरवाइज़र जो अमेरिका में थे वो उस वक्त भी बोस्टन में ही थे और ज़िंदा भी थे। ये बड़ी बात थी क्योंकि उस ज़माने में जब मेरे वो सुपरवाइज़र थे इनिशियली, तो उस वक्त भी काफ़ी एज थी उनकी। तो आई इमीडिएटली कॉन्टेक्टेड हिम और उसने कहा कि हाँ ठीक है, मैं को सुपरविज़न के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह से मैंने PhD का आगाज़ दोबारा किया और तकरीबन 4 साल के बाद मैंने अपने रिसर्च वर्क कंप्लीट की। रिसर्च वर्क का मेरा जो मेरी थीसिस थी वो दुनिया के 2 मुल्कों से एवेल्यूएट की गई। एक यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन में भेजी गई थी थीसिस और एक भेजी गई थी NTU सिंगापुर में। NTU बड़ा नाम है, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, और दोनों जगह से मेरी थीसिस को अप्रूवल मिली और बल्कि ना सिर्फ अप्रूवल मिली बल्कि बड़े अच्छे रिमार्क्स के साथ मेरे रिसर्च को अप्रिशिएट किया गया। तो बस वो अगेन एक टर्निंग पॉइंट था। जैसे ही मुझे PhD की डिग्री मिली हमदर्द यूनिवर्सिटी से, तो उसके फ़ौरन बाद उन्होंने मुझे प्रोफेसर बना दिया। आई वॉज प्रोमोटेड टू द प्रोफेसर एंड एट द सेम टाइम आई ऑल्सो बिगेन टू गेट जॉब ऑफर्स फ्रॉम वेरियस प्लेसेस। तो मेरे घर के सामने ही एक बहरिया यूनिवर्सिटी थी, बिल्कुल मैं समझ लो वॉकिंग डिस्टेंस पे रहता था। तो मुझे वहाँ से ऑफ़र आई कि आपको हम एज ए डीन लेना चाहते हैं, तो मैंने फ़ौरन उसको एक्सेप्ट कर लिया। डीन ऑफ इंजीनियरिंग मैं वहाँ गया बहरिया यूनिवर्सिटी में। तो आई जॉइन बहरिया यूनिवर्सिटी इन 2008 एंड आई रिमेन देयर अप टू 2013, जो कि 5 साल का वक्फा बनता है। और 2013 में मुझे ज़ेबिस से ऑफ़र आई। यहाँ पर उस ज़माने के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर साकिब रज़ावी। उन्होंने मुझे कॉल की और अपना इंटरेस्ट शो किया। तो मुझे ज़ेबिस्ट में डॉक्टर साकिब रज़ावी ने कांटेक्ट किया और मैं जब ज़ेबिस्ट में आया तो इनिशियली इनका प्रोग्राम था कि हम आपको डीन की पोजीशन पे ही लेंगे, क्योंकि डीन यहाँ पर जो था वो था नहीं कोई भी। तो आई वॉज द फर्स्ट डीन एट ज़ेबिस्ट, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पर जो है मुझे वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पर प्रमोट कर दिया गया। तो 2013 से लेके आज हम बैठे हुए हैं 2022 में और 8 साल तकरीबन होने वाले हैं। मैं डीन ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग भी हूँ और एट द सेम टाइम मैं वाइस प्रेसिडेंट एकेडमिक्स भी हूँ, और मेरे ऊपर से प्रेसिडेंट हैं और दैन उसके बाद फिर चांसलर हैं, और बस ये हमारा सेटअप है पूरा। तो ये मेरी अप टू डेट कैरियर की प्रोग्रेस है। थैंक यू अल्ताफ़ भाई। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि शायद आपकी एक बुक भी पब्लिश हुई है। जी हाँ, उसका आपने कोई जिक्र नहीं किया। हाँ, ये मेरे एक बुक पब्लिश की थी 2007 में। हायर एजुकेशन कमीशन ने वो पब्लिश की थी और उस किताब की वजह से भी मुझे काफ़ी अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी। उस किताब में मैंने 2 जगह पे अपने सुपरवाइज़र जो अमेरिका में थे प्रोफेसर कारपोस की, उसका भी जिक्र किया था। और जब मैंने उनको अपनी किताब की वो कॉपी भेजी थी तो वो इतने खुश हुए कि मुझे बहुत शाबाशी दी। एक और बात इस किताब के कॉन्टेक्स्ट में कि इस किताब को पूरे पाकिस्तान की लाइब्रेरी में भेजा गया था। फिर मैं दरमियान में एक कॉन्फ्रेंस में गया था जॉर्डन में, अमान में कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ पर भी वो चूँकि मेरी बुक अभी ताज़ा पब्लिश हुई थी तो उस बुक की मैं कुछ कॉपीज़ वहाँ पे लेके गया था। तो मुझे वहाँ पर कॉन्फ्रेंस के शुरा ने उस किताब को अप्रिशिएट किया। फिर वो जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ की थी कॉन्फ्रेंस, वो थी जॉर्डन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको जस्ट कहते हैं। तो उनके जो डीन थे उन्होंने मेरी किताब को कहा कि आपकी किताब को आपकी परमिशन के साथ हम अपनी ट्रांसलेशन करेंगे और उसको हम अपने कोर्स में पढ़ाएंगे। तो मैंने उसको इजाज़त दे दी थी। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो कॉन्फ्रेंस है, उस किताब की वजह से मुझे साउथ एशिया पब्लिकेशन की तरफ से गोल्ड मेडल भी मिला था। तो थैंक यू वेरी मच। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ से मैं भूल गया था, आपने मुझे रिमाइंड करा दिया। मेरा एक ये भी था कि अगर आपको मिनिस्टर फॉर एजुकेशन बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बना दिया जाए तो मैं क्या करूँगा? अल्लाह ताला वो मौका दे तो सबसे पहले मैं लोअर एजुकेशन कमीशन बनाऊँगा।
मैं हायर एजुकेशन कमीशन को सेकंड प्रायोरिटी पर रखूँगा, लोअर एजुकेशन कमीशन को मैं टॉप प्रायोरिटी पर रखूँगा। यही मेरी तरजीह होगी, क्योंकि बच्चों को 12 साल की उम्र में जो उसका जो एप्टीट्यूड होता है वो पता चल जाता है। बच्चों का एप्टीट्यूड बिल्कुल पता चलता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक जो है ना, मेरी ये रिसर्च है कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक स्किल ज़रूर दी हुई है, लेकिन वो बहुत से लोगों को सारी ज़िंदगी पता नहीं चलता कि वो स्किल क्या है जब तक कि वो उसको एक्सप्लोर ना करें। मुझे मेरी स्किल को एक्सप्लोर हो गया तो अल्लाह ताला ने मुझे इस लेवल पे ले आया, लेकिन बहुत से लोग बेचारे ऐसे हैं इनको पता ही नहीं चलता उसमें स्किल क्या है। तो उसके लिए फिर साइंटिफिक तरीके होते हैं, काउंसलिंग होती है, आप उस पर फोकस करें। और आप जैसे अभी इस मीटिंग से पहले बता रहे थे, और आपकी राय बिल्कुल 100% सही थी कि बच्चों के लेवल पे अगर हमने कोई ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करा दें जिसमें बच्चे का एप्टीट्यूड पता हो, तो बेहतर है कि उसको शुरू से एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाए। अब यहाँ पर क्या होता है, एक भेड़ चाल होती है। 9th क्लास में एक ने साइंस लिया तो दूसरे ने भी साइंस लेना है, तीसरे ने भी साइंस लेना है, तो ये फिर एप्टीट्यूड होता नहीं है और इसके बाद फिर उसका रिज़ल्ट भी उसी तरह का आता है। मैं आपको एक मिसाल, सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दूंगा, उससे आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। आज से कोई 4 साल पहले एक पेरेंट्स आए मेरे पास अपने बेटे की काउंसलिंग के लिए। उसका इरादा था कि BBA में एडमिशन कराना है। तो बेटे से जब मैंने बहुत सारी बात की, अच्छा फादर उनके मेरे कुछ दोस्ती भी थी तो मैंने थोड़ा टाइम भी ज़्यादा दिया था उनको, तो उस बेटे का एप्टीट्यूड मैंने जब देखा तो उसका था मीडिया की तरफ। वो BBA बाप की वजह से, पेरेंट्स की वजह से वो BBA में जाना चाह रहा था। तो मैंने उनसे कहा, उनके फादर से, कि यार आप, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको आप मीडिया साइंस में करवाएं, मैं इसको मीडिया साइंस में ले जाता हूँ। और उन्होंने मेरी बात मानी। उन्होंने कहा ये आपका बच्चा है, आप जो जिस तरह चाहें। तो मैंने कहा ठीक है। उसका मीडिया साइंस का जो चूँकि मुझे अंदर उसका पता चल गया था कि उसके अंदर क्या क्या क्रिएटिविटी है, किस तरह की है। उस बच्चे ने जब 3rd ईयर में था, उसने एक 12 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई। वो 12 मिनट की डॉक्यूमेंट्री जो है वो हमारे जो कैंस फेस्टिवल है फ्रांस में, उसमें वो सिलेक्ट हो गई थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि काउंसलिंग या उसकी डायरेक्शन कितनी इम्पोर्टेंट है। हम असल में हमारी कम्युनिटी में, हमारे इवन एनीवेयर इन पाकिस्तान, प्रायोरिटी हम कहते हैं कि इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। इसके अलावा तीसरी चीज़ हमें कोई नज़र नहीं आती। ऑल्दो देयर आर hundreds and thousands ऑफ एरियाज इन विच वन कैन एक्सेल। और हमें कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए बच्चे पे कि आपने ये करना है या वो नहीं करना। आप बच्चे पे छोड़ दें, उसके एप्टीट्यूड पे छोड़ दें। ये ना देखें कि इसकी जॉब मार्केट क्या है। जॉब मार्केट खुद ब खुद बन जाती है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, नंबर 1 पोजीशन पे आप आते हैं, तो हर फील्ड में आपको जॉब मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर। मगर आप एक्सेल तो करें। हम क्या करते हैं कि वो बेचारा हाफ हार्टेडली वो इंजीनियर बनता है, एट द एंड उसके पास ना तो एप्टीट्यूड होता है और ना वो काम करने की सलाहियत, तो खाम फिर वो जॉब में भी जाता है तो वो मिसफिट होता है। इससे बेहतर है वो अपने उसमें जाए। बहुत से ऐसे एरियाज है जिसको अभी अपेरेंटली लगता है कि जी 4 साल बाद पता नहीं इसकी मार्केट क्या होगी। मार्केट ठीक है, वो एक आपका एक एस्पेक्ट है रोज़ी कमाने का। मगर मैं आपको बताता हूँ विद माई ऑल हम्बल एक्सपीरियंस, मैं 40 साल से इस फील्ड में हूँ। जो बच्चे का एप्टीट्यूड है उसमें ले जाएँ उसको, रिगार्डलेस के मार्केट क्या होगी। बच्चा उसमें एक्सेल करेगा, वो दुनिया में नाम करेगा। जितने भी दुनिया में बड़े बड़े नाम हैं ना, वो सिर्फ इसलिए हैं कि उनको अपने मतलब का फील्ड लाइफ में मिल गया था। और यही मेरा मैसेज है कि आप बच्चे को कभी भी फोर्स ना करें किसी डायरेक्शन में। आखिर में आप अपने व्यूअर्स को कोई मैसेज वगैरह देना चाहें? मैसेज मेरा ये है कि, और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि बेटा, बच्चे जो भी बच्चे हैं, मेरी जनरेशन के बच्चे हैं जो भी हैं, प्लीज़ डोंट फाइंड द शॉर्टकट। शॉर्टकट नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। आपको मेहनत करनी है, चाहे कोई भी फील्ड हो आपका। कभी भी आप शॉर्टकट ना ढूंढें। शॉर्टकट ढूंढने वाले वक्ती तौर पे तो हो सकता है शायद फ़ायदा उठा लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो नुकसान में रहते हैं। मेरे जितने भी कोलीग्स हैं, मैं आज सबसे आगे, मैं अपनी क्लास फेलो में तकरीबन कोई 150 मेरे क्लास फेलो थे। अल्लाह ने मुझे पजीराई दी है, मैं वाहिद हूँ। 2 लोग थे जिन्होंने PhD दिया पूरी क्लास में किया था, एक मैं हूँ, एक मेरी कोलीग थी, बेचारी का इंतकाल हो गया थोड़े अर्से पहले। मगर आप कभी भी शॉर्टकट ना ढूंढें, मेहनत करें। आप 18 घंटे भी अगर मेहनत करना पड़े करें तो आप करें। ये ना सोचें कि उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। रिज़ल्ट अल्लाह ताला हमेशा अच्छा देगा। ये मेरी एडवाइस है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। माय प्लेजर।